दोस्तों, अगर आप कनाडा की परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो, तो एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, आपको ध्यान से देखना चाहिए। खासकर उनको जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं और कनाडा में जाके सेटल होना चाहते हैं। अगर आपका प्रोफेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, आप प्रोफेसर हो, आप फाइनेंस बैकग्राउंड के हो और जो लिस्ट है मैं आपको वीडियो के एंड में दिखा दूंगा। लेकिन होता क्या है, हमेशा से कनाडा चाहता है कि जो हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल हैं वो कनाडा पे जाएं, वहाँ की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करें। अब हाल ही में अगर आप देखोगे, जिस तरह से यूएस में H1B वीज़ा में जो फ़ीस बढ़ती हुई दिखी है, उसको लेकर क्या है, हर एक कंट्री फ़ायदा उठाना चाह रही है। क्योंकि जो क्रीमी स्किल्ड वर्कर प्रोफेशनल्स थे, वो H1B वीज़ा अप्लाई करके यूएस में जाया करते थे। अब H1B वीज़ा की जो फ़ीस बढ़ी है, 1 लाख हमें डॉलर देखने को मिली है। उससे क्या होगा, नई एप्लीकेशन जो फाइल करेगा उनको $1 लाख पे करना पड़ेगा। अब ये बहुत महंगा सौदा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं और कंट्रियां हैं, वो कहीं ना कहीं अलग अलग ऑप्शन ओपन करने के लिए बात कर रहे हैं, जिसमें कनाडा भी पीछे नहीं है। कनाडा भी हमें आगे तो दिख रहा है। अगर आप देखोगे तो कनाडा वूज यूएस H1B वीज़ा होल्डर्स, पीएम कार्नी सेज ही विल सून रोल आउट एन ऑफर। तो इनकी तरफ से हमें बड़ा ऑफर आते हुए दिख सकता है। अगर आप ये स्टेटमेंट देखोगे, कनाडा प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्ने सेड हिज कंट्री विल सून अनाउंस सम प्रपोजल टू टेक इन फॉरेन वर्कर फॉर whom द अमेरिकन ड्रीम इज़ नाउ टू कॉस्टली बिकॉज ऑफ द ये फ़ीस हाइक हुई है। अब जिनको यूएस जाना है उनके लिए फ़ीस ज़्यादा लग रही है। वैसे भी स्पॉन्सर करते हैं ना, जो ये जॉब देता है वहाँ पर, तो ये फ़ीस ज़्यादा होने की वजह से लोगों का जो यूएस की तरफ से जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो सकता है। और डाइवर्ट भी कहाँ पे होगा, जो कंट्रियाँ वेलकम करना चाहेंगी, जो चाहेंगी हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल वहाँ पे जाएं। तो अगर आपका प्रोफेशन के बेसिस पे आप H1 वीज़ा अप्लाई करने के लिए प्लान कर रहे थे, तो कनाडा एक बड़ा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। ये प्रपोज़ल आने वाले टाइम पे हमें देखने को मिलेगा। प्रपोज़ल ये उठाएंगे, फिर वो आगे हमें किस तरह से इम्प्लीमेंट होता हुआ दिखता है, ये सब चीज़ें आने वाले टाइम पे देखने को मिल जाएंगी। अब अगर आप देखोगे, कनाडा वांट अट्रैक्ट टेक वर्कर हु वांट गेट यूएस H1B वीज़ा। तो शुरू से ही कनाडा चाहता है कि जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वर्कर होते हैं, जो हाईली स्किल्ड होते हैं, वो कनाडा में जाएं। इसके लिए ऑलरेडी बहुत सी पॉलिसी हमें देखने को मिलती है। और अगर आप देखोगे, टाइम टाइम पे हम इसके बारे में बात भी करते रहते हैं। अगर कनाडा में प्रोविंशियल नॉमिनी कैटेगरी में देखोगे, तो ओंटारियो देखोगे, तो खासकर वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लोगों का यहाँ पे इनविटेशन देता हुआ आया हुआ है। और भी बहुत प्रोविंसेस हैं जहाँ पे जो टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड के लोग होते हैं उनको इनविटेशन मिलता है। फेडरल की बात करते हैं, राउंड ऑफ इनविटेशन की बात करते हैं, तो आपको टाइम टाइम पे इस तरह की न्यूज़ देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे कुछ और नया रूल इंप्लीमेंट होता हुआ दिख सकता है, जिससे जो लोग H1B वीज़ा नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं उनके लिए नई पॉलिसी बनाएंगी, उनका कनाडा में वीज़ा अप्लाई करना ईजी हो सकता है। अब किस तरह से ईजी हो सकता है, देखिए, या तो जो स्टेम बैकग्राउंड के लोग होंगे, जो टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, लिस्ट जो होगी मैं अभी आपको आगे दिखाने वाला हूँ, उनके लिए क्या हो सकता है, CRS रैंकिंग लो हो जाए। या तो ऐसा भी हो सकता है कि प्रोविंस के थ्रू उनको नॉमिनेशन मिले, या फिर ऐसा भी हो सकता है उनको कोई कोटा अलॉट हो जाए। तो ये सब चीज़ें हमें आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकती हैं। अब उसके साथ में और भी अगर आर्टिकल देखो, आपको देखने मिलेगा, H1B वीज़ा चेंजेस में गिव कनाडा एन अपॉर्चुनिटी। तो ये भी देखोगे, कनाडा के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, जिसमें हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल वहाँ पे जा कर के जॉब करेंगे, इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करेंगे। तो जैसा कनाडा चाहता है वैसे ही यहाँ पर उसको स्किल्ड प्रोफेशनल देखने को मिल रहे हैं। अब रूल कितने इजी बनाता है, इनकी पॉलिसीज कितनी इजी होती हैं, ये देखना इंटरेस्टिंग हो सकता है। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द कनाडा पीएम मार्क कार्ने टू सून रोल आउट प्रपोजल टू अट्रैक्ट H1B वीज़ा वर्कर। अब इनका मेन फोकस कहाँ है, H1B वीज़ा वर्कर पे है। H1B वीज़ा जो लोग अप्लाई करते हैं वो किस ऑक्यूपेशन में आते हैं, उनको देखना इंपॉर्टेंट होगा। मैं भी अभी आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए, कनाडा परमानेंट रेसिडेंसी वीज़ा जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं ना, उनके लिए गवर्नमेंट पहले से ही बहुत सी चीज़ें दे के रखी हुई है। अगर आप यहाँ देखते हो, मैं आपको दोनों चीज़ें दिखाऊंगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे, फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की अगर हम हटा देते हैं, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज जो है इसको गवर्नमेंट का फोकस को लेके है ही है। लेकिन अगर आप हेल्थ केयर देखोगे, जो हेल्थ केयर जो ऑक्यूपेशन के लोग जो काम करते हैं ना, उनमें से बहुत लोग होते हैं जो H1B वीज़ा अप्लाई करते हैं। खासकर देखो कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मैथ ऑक्यूपेशन, स्टेम बैकग्राउंड के लोग होते हैं। इसमें भी लोग
H1B वीज़ा अप्लाई करते थे। अब ये ऑलरेडी यहाँ पे ओपन देखने को मिल रहा है। आप देखोगे सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें कुछ और ऑक्यूपेशन आने वाले टाइम पे ऐड हो सकती हैं। अगर हम यहाँ देखेंगे तो इसको मैं ओपन करूँ तो ये देखिए इसमें कौन कौन सा ऑक्यूपेशन है। मैकेनिकल इंजीनियर, मैकेनिकल देखने को मिल रहा है, और साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट है, सिविल इंजीनियर है, सिविल इंजीनियरिंग। यहाँ पे आईटी वाले आपको थोड़ा कम देखने को मिल रहे हैं। बाकी आप देखोगे साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट तो है ही है, ट्रेड वर्कर है। एजुकेशन में देखोगे तो ये भी आप देखोगे तो H1B वीज़ा में एजुकेशन बैकग्राउंड के लोग भी अप्लाई करते हैं। आप देखोगे यहाँ पर तो एलिमेंट्री स्कूल टीचर, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर, ये सब भी देखने को मिल जाते हैं। हेल्थ केयर में नर्सेस की डिमांड आपको हमेशा देखने को मिलेगी। साथ ही साथ और भी हैं, डेंटिस्ट हैं, और हाईली स्किल्ड जो होते हैं डॉक्टर्स होते हैं वो भी डिमांडफुल होते हैं। अब H1B वीज़ा में लिस्ट ऑफ H1B वीज़ा स्पॉन्सर्ड जॉब, जो लोग H1B वीज़ा में स्पॉन्सर्ड जॉब के लिए अप्लाई करते थे, अगर यहाँ देखोगे तो आपको IT प्रोफेशनल देखने को मिले नंबर 1 पे। तो इंडिया के जो IT प्रोफेशनल होते हैं उनकी डिमांड देखोगे ग्लोबली देखने को मिलती है, और इंडिया एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है IT सर्विसेज का। तो अगर आप देखोगे टोटल H1B वीज़ा में 82,000 एप्लीकेशन का जो लॉटरी निकलती थी उसमें 70% इंडियन का ही कंट्रीब्यूशन होता था। आप देखोगे IT प्रोफेशनल होते थे, कंप्यूटर साइंटिस्ट। अब ये ऑक्यूपेशन आने वाले टाइम पर हमें ऐड होते हुए दिख सकते हैं। सिस्टम एनालिस्ट, बिजनेस टेक्नोलॉजी एनालिस्ट की बात करें, इंजीनियर्स मैंने बात की आपको, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, ये बहुत आना इंटरेस्टिंग है क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो बाहर जा कर के कनाडा में सेटल होना चाहते हैं। सेकेंडरी एजुकेशन तो हमें देखने को मिल ही रहा है वहाँ पर। हेल्थ केयर प्रोफेशन वहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है कैटेगरी बेस में। फिजिशियन, सर्जन, नर्स, डेंटिस्ट, और साइकोलॉजिस्ट की बात करें, साइंटिस्ट की बात करें, फाइनेंशियल एनालिस्ट, ये पहले आप देखोगे तो POL में हुआ करता था, प्रायोरिटी ऑक्यूपेशन लिस्ट में। अभी ये देखो यहाँ देख मिल रहा है H1B वीज़ा में। हो सकता है इसको भी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कुछ पॉलिसी में चेंज करे, ये ऑक्यूपेशन लेके आए। अकाउंटेंट्स की बात करें, मैनेजमेंट कंसल्टेंट की बात करें, मार्केट रिसर्च, लॉयर, लीगल एडवाइज़र, आर्किटेक्ट, जर्नलिस्ट, एडिटर और टेक्निकल राइटर, मतलब ये सब ऑक्यूपेशन पॉज करके आप देख सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि हर कोई इसमें अप्लाई कर लेगा। इसमें भी जो हाईली प्रोफेशनल लोग होते हैं जिनको अपने जो इंडस्ट्री में, अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, तो कहीं ना कहीं उन्हीं को तो एम्प्लॉयर लेगा ना। अब देखो कोई भी स्पेशलाइज नॉलेज होगी। अब H1B वीज़ा में क्या होता है, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर करता है। एम्प्लॉयर तो उन्हीं को रिक्रूट करेगा ना जिस प्रोफाइल का अगर कोई कैंडिडेट है वो US में नहीं मिल रहा होगा, तो ये सब चीज़ें तो उन्हीं को रिक्रूट करते हैं या उन्हीं कैंडिडेट को रिक्रूट करते हैं। तो स्पेशलाइज नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होती है। नॉलेज होने के साथ में कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ड्यूटीज़ भी होना ज़रूरी होता है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है, आपकी अच्छी क्वालिफिकेशन है, तो कहीं ना कहीं आपको कनाडा में PR अप्लाई करने के लिए प्लान करना चाहिए। लेकिन एक और बात है कि अगर आप ऐसे रूल आने का वेट करो उसके बाद अप्लाई करो, उससे अच्छा क्या होता है कि आप अभी से ही अपने एप्लीकेशन को चाहो तो एक्सप्रेस एंट्री कैटेगरी में जो कनाडा का प्रोसेस होता है उसमें डाल सकते हो। अब एक्सप्रेस एंट्री अप्लाई करने के लिए क्या कुछ रिक्वायरमेंट होती है, आप एलिजिबल होते हो कि नहीं होते हो, किस कैटेगरी में आप एलिजिबल होते हो कनाडा PR अप्लाई करने के लिए, आप मेरे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपका असेसमेंट करूंगा और मैं आपको गाइड कर दूंगा। पूरा प्रोसेस आप कराना चाहो तो मुझसे करवा सकते हो। अब इसमें क्या होता है, टाई ब्रेक रूल होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं क्योंकि अगर आप आज सोचोगे कि मैं आज अप्लाई करूं और मेरा कल वीज़ा लग जाए, ऐसा नहीं होता। जितना पहले आप अप्लाई करोगे उतना आपके चांसेस हाई होते हैं। जितने ज़्यादा पॉइंट हो और जितना ज़्यादा आपके पहले एप्लीकेशन आपकी एप्लीकेशन पूल में हो उतना आपके चांसेस हाई होंगे। तो आने वाले टाइम पे अगर गवर्नमेंट नई पॉलिसी लाती है, कुछ कैटेगरी बेस्ड ऑक्यूपेशन में कुछ और ऑक्यूपेशन ऐड होती हैं, तो अगर आपने पहले से अप्लाई करके रखा है तो आपके चांसेस ज़्यादा हाई होंगे कि आपका राउंड ऑफ इन्विटेशन में कट ऑफ आ जाए। आप अगर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से हो, आप नर्स हो, आप हेल्थ केयर में हो, आप एजुकेशन में हो, तो आपके लिए बहुत बड़ी गेम चेंजर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो दोस्तों कंक्लूजन में यही मैंने कहना चाहूँगा कि अगर आपका प्लान कनाडा के लिए है, H1B वीज़ा में आपका प्लान था अप्लाई करने का लेकिन अब आप नहीं कर पा रहे हो, तो कनाडा एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप चाहो तो कनाडा की परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, आप चाहो तो ऑस्ट्रेलिया की परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। आप नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे अपना रेज्यूमे शेयर करिए, मैं असेसमेंट करके आपको बता दूंगा किस तरह से आपकी प्रोफाइल एलिजिबल है। अगर आप पॉइंट कैलकुलेट करना चाहते हो तो मैंने उसके लिए भी पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है कनाडा की, आप वहाँ जाकर के चेक कर सकते हो। सारा कुछ आप वहाँ पे अपना असेसमेंट करना चाहो, अपने पॉइंट
चेक करना चाहो और रैंकिंग चेक करना चाहो, किस तरह से प्रोसेस होता है, वो सब चीज़ें मैं बना के दिया हुआ है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल ही होगी। कुछ भी अच्छी नॉलेज आपको यहाँ से मिली हो तो वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा, जितना हो सके शेयर करिएगा जिससे और भी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्यों? क्योंकि बहुत लोग देखते हैं बट सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हो। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ में, फिर मिलते हैं कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।